हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने इस चैनल कोटा बायोलॉजी में। तो लास्ट तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ रहे हैं हम। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी नीट की तैयारी हमारे साथ अच्छी चल रही है। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, आज इस यूनिट का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, लेकिन हम कंसेप्चुअल पढ़ेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि हम ईज़िली सब कुछ लर्न भी कर लेंगे, याद भी हो जाएगा, सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो आज पढ़ रहे हैं हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको बोलते हैं मासिक धर्म। अब हर महीने ये आता है, लड़कियों में आता है, फीमेल्स में होता है। पहले इसका जनरल व्यू देख लेते हैं, फिर इसका कॉन्सेप्चुअल व्यू यानी बायोलॉजिकल व्यू स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जनरल व्यू अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि जनरल व्यू किसका, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का क्या है, सिंपल सी बात है, हमें कैसे पता लगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें फीमेल की वेजाइना से ब्लड बाहर आ रहा है। अच्छा यार, ब्लड बाहर आ रहा है, ये तो टिपिकल चीज़ है। हम जनरली सोचते हैं कि ब्लड बाहर आता है, इसका क्या मतलब है, या तो चोट लग गई है ना, कोई घाव है, कोई चोट है, तो वहाँ से ब्लड बाहर आ रहा है। लेकिन ये फीमेल हर मंथ इसको फेस करती हैं कि उनकी वेजाइना से ब्लड बाहर आ रहा है। अब हमारे पास एक पहला सवाल तो ये आया कि ब्लड बाहर आ क्यों रहा है, वाई, क्यों ब्लड बाहर आ रहा है। दूसरी बात, क्या ये घाव है, ये क्यों है, इसके पीछे की बायोलॉजी हमें समझाओ। तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये ब्लड बाहर क्यों आ रहा है, ये ब्लड बाहर आ रहा है एक फीमेल के अंदर जो यूटेरस है, जो गर्भाशय है, उसकी जो एंडोमीट्रियम सबसे अंदर की लेयर है, उसके टूटने से। अब क्योंकि वो एंडोमीट्रियम लेयर टिश्यू ऊतकों की बनी हुई है और उसके अंदर आपको पता है ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड की सप्लाई करती हैं वो फूल जाती हैं, और फूल कर अगर वो फट जाएंगी और ये एंडोमीट्रियम नष्ट हो जाएगी तो ये बाहर ही आएंगी ना। और बाहर आने का एक कॉमन ही रास्ता है, वेजाइना से। आपको नहीं पता है तो मेरा पिछला लेक्चर देख लो आप, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला, आप सब कुछ समझ जाओगे, है ना। मैं दोबारा से आपको रिवाइज करने के लिए वो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, है ना। तो मैं यूटेरस बना रहा हूँ यहाँ पे। आपको पता है उल्टे नाशपति की जैसे होता है यूटेरस, और ये क्या बनाया मैंने, सर्विक्स, और इसके नीचे है ये वेजाइना। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ब्लड बाहर आ रहा है, इसका मतलब है ये जो सबसे अंदर की जो लेयर है, जिसको हमने क्या कहा है, जो मैं ये पिंक से बना रहा हूँ, ये है एंडोमीट्रियम। कौन सी लेयर है ये लेयर है एंडोमीट्रियम। और इस एंडोमीट्रियम लेयर के ब्रेकडाउन से, टूटने से, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स हैं, और जब ये टूट जाएगी और ये यहाँ से बाहर आएंगे तो एक सिक्रीशन बाहर आएगा जिसमें ब्लड है, और ये ब्लड की तरह से बाहर दिखेगा। इस ब्लड की तरह से बाहर दिखना क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर ब्लड बाहर आ रहा है वेजाइना से, जो पता लगता है हमें इससे कि यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो चुका है, मासिक धर्म स्टार्ट हो चुका है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, अच्छा क्या ये फीमेल में हमेशा आता है, नहीं, ये शुरू कब होता है, ये शुरू होता है जब एक लड़की, एक गर्ल 12-13 साल की एज में आ जाती है, यानी उसे हम कह रहे हैं कि वो प्यूबर्टी की एज में आ गई है। प्यूबर्टी की एज में आ गई है तो अब उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। यानी मैं कह रहा हूँ कि कोई एक गर्ल 12 या 13 साल की एज में, उसमें पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। और कब तक चलता है, जब तक उसकी एज 50, 52, 55, ये एक एवरेज एज है। यानी अगर हम एक एवरेज एज पकड़ें तो 50 साल तक ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल हर महीने चलेगा। कब नहीं चलेगा, जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। अभी मैं आगे आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा इसके पीछे कि क्यों चलता है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक बात है। तो मैं कह रहा हूँ जब पहली बार किसी लड़की में, सपोज करो हमारे पास एक लड़की है मीना, क्या नाम है लड़की का, मीना। अब ये मीना हंस रही, खेल रही, कूद रही है अच्छे से। जैसे ही मीना 12-13 साल की हुई, है ना, मीना के साथ क्या हुआ, मीना सडनली एक दिन 12, इसकी एज 12-13 साल हो गई, 13 साल मान लेते हैं अपन, 13 साल की मीना स्कूल गई है।
सडनली स्कूल में इसको लगा कि कुछ सिक्रीशन हुआ है ना। तो मीना ने फटाफट से जाके देखा, है ना। मीना टॉयलेट गई, मीना देख रही है कि उसकी वेजाइना से ब्लड बाहर आ रहा है। तो मीना डर गई, अभी तो मीना छोटी बच्ची है। तो मीना फटाफट से छुट्टी लेकर घर गई। घर जाकर मीना ने बोला, मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरी वेजाइना से ब्लड आ रहा है। तो मीना के लिए तो पहली बार है, लेकिन मम्मी तो इस बात को जानती है। मम्मी ने मीना को समझाया कि बेटा अब तू बड़ी हो चुकी है, अब ये हर महीने तेरे साथ होगा, हमारे साथ भी ये होता है। हाँ, तो जब पहली बार किसी गर्ल के साथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन को, उस अवस्था को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मीनार्क। अच्छा, आपको यह समझ में आया मैंने ये गर्ल का नाम मीना ही क्यों लिया? क्योंकि आपको क्या याद करवाना है? मीनार्क। क्या बोलेंगे उस स्टेज को? मीनार्क। अच्छा, जब ये बंद हो जाता है, मतलब ये मीना जब 50 साल की हो जाएगी, है ना, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा। जैसे आप में से जिनकी भी मम्मियाँ 50 साल से ज़्यादा हैं या दादियाँ, तो उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता है। क्यों? नेचुरली अब बंद हो चुका है। तो ये बंद होने की स्टेज क्या कहलाती है? ये कहलाती है मीनोपॉज। मीनोपॉज यानी मीना पॉज हो गई भाई, मीनो पॉज, मीना पॉज। याद हुआ? जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा है तो मीनार्क, और जब ये बंद हो जाएगा कंप्लीटली तो इसको बोलेंगे मीनोपॉज। ठीक बात है। जनरल व्यू में हमने समझा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते किसको हैं? वेजाइना से ब्लड बाहर आना। क्यों आता है ब्लड बाहर? गर्भाशय की, यूटेरस की जो एंडोमीट्रियम वॉल है, एंडोमीट्रियम वॉल में जो ब्लड सप्लाई है ये टूट जाएगी सब, और ये बाहर आ जाएगा। इसको कह रहे हैं हम कि ब्लड बाहर आ रहा है और हमें पता लग रहा है कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो चुका है। अब ये क्योंकि हर महीने आ रहा है तो हम इसकी बायोलॉजी पढ़ते हैं और आपको मैं पूरे कंसेप्ट याद कराता हूँ। ठीक बात है। चलो, तो हमने क्या बात की कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने का क्या मतलब है? कि ब्लीडिंग हो रही है। किससे ब्लीडिंग हो रही है? वेजाइना से। वेजाइना से ब्लड बाहर आ रहा है तो हमें पता लग रहा है कि हाँ, इसमें पीरियड्स स्टार्ट हो चुके हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो चुका है। अब ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे की अब हम बायोलॉजी समझते हैं, है ना। अब यार देखो, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। भले ही ये एथिक्स के खिलाफ है, आपको लगेगा सर क्या बात कर रहे हो, है ना, बड़ी असामाजिक सी बात कर रहे हो, लेकिन ये ऐसा ही है। एक फीमेल की, एक लड़की की, है ना, जो बॉडी है वो दुनिया का सबसे महान काम करने के लिए बनी है। और वो सबसे महान काम क्या है? एक बच्चे को जन्म देना, एक बेबी को जन्म देना। और ऐसे ही तो हमारे पूरी मानव और पूरी जितनी सृष्टि है, इसमें ये जीवन जन्म दिया जा रहा है और ये जीवन आगे चल रहा है। सपोज़ करो ये जन्म देने की प्रक्रिया बंद हो जाए तो क्या हमारा कोई अस्तित्व रहेगा? हाँ, नहीं रहेगा। हम यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो एक फीमेल की सबसे महान काम, दुनिया का सबसे महान काम क्या है? एक बच्चे को जन्म देना। तो ये फीमेल की बॉडी हर महीने इस बारे में तैयारी करती है कि मुझे एक बच्चे को जन्म देना है, और ये जन्म देने की तैयारी हर महीने चलती है। अगर यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, यानी अगर यहाँ पर मेल और फीमेल मिल जाते हैं, पेनिस के द्वारा वेजाइना के अंदर स्पर्म डाल दिया जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर एक बेबी का डेवलपमेंट होगा और यहाँ पर पीरियड्स बंद हो जाएंगे, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाएगा तब तक जब तक एक बेबी डेवलप होता है, यानी 9 महीने। 9 मंथ में एक बेबी डेवलप हो जाता है कम्प्लीटली। जैसे ही बेबी बाहर आ जाएगा उसके थोड़े से ही टाइम बाद ये वापस से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये मान लो मीना अभी 13 साल की है, मीना की शादी हम करेंगे 20 साल में, और मीना 21 लीगल है, सॉरी मैं गलत बोल गया। मीना को हमें 21 में अच्छे पढ़ा लिखा कर 21 साल की एज में शादी करनी चाहिए। मीना की हमने 21 साल की एज में शादी की और 22 साल की एज में मीना ने एक बेबी को जन्म दिया। लेकिन 13 साल की एज में मीना को मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो चुका था, यानी मीनार कंडीशन में तो वो आ गई थी। तो 13 से लेकर 21 तक हर महीने, इतने साल हर महीने उसकी बॉडी ने तैयारी की है कि स्पर्म आ जाए, स्पर्म आ जाए, स्पर्म आ जाए। देखो हर मंथ, और हर मंथ ये हो रहा है
कि एक महीने के एंड में 28 से 30 दिनों बाद उसकी वेजाइना से ब्लड सिक्रीशन बाहर आता है। और ये कितने दिन चलता है? इंपॉर्टेंट बात ये है, 5 दिन चलता है। एवरेज वैल्यू है 5 दिन। 1 से 7 दिन के बीच में ये 4 दिन भी चल सकता है, 5 दिन भी चल सकता है, 7 दिन तक चल सकता है। क्या चल रहा है? ब्लड बाहर आना। यानी अगर हम बात करें कि कितने दिन तक ब्लड बाहर आता है, तो हम एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें तो 1 से 5 दिन, मतलब 5 दिन तक ब्लड बाहर आता है फीमेल की वेजाइना से, जिसको हम कह रहे हैं कि पीरियड स्टार्ट हो चुका है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो चुका है। अब आओ इसकी हम बायोलॉजी समझते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि तैयारी चल रही है, तो ऐसे सोचो कि फीमेल की यूटेरस में तैयारियां हैं कि हम बच्चे को यहाँ पर पाल पोस के बड़ा करेंगे, और अगर नहीं आया तो उन तैयारियों को दोबारा चालू करेंगे, नष्ट कर देंगे, फिर दोबारा चालू करेंगे, है ना। तो हम इसकी बायोलॉजी समझ रहे हैं। आ जाओ, मैं आपको कह रहा हूँ कि मीना को शुरुआत में 5 दिन तक, अच्छा मैं आपको कह रहा हूँ कि मीना को जिस दिन वो स्कूल से घर आई थी उसको फर्स्ट डे ब्लड आया था, तो मान लो वो 1 अगस्त है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि ये 1 अगस्त को मीना को पहले दिन ब्लड आया और ये चला है 5 दिन तक, यानी 1 अगस्त से 5 अगस्त तक मीना में क्या चली है? ब्लीडिंग। क्या चली है? ब्लीडिंग। यानी उसकी वेजाइना से ब्लड सिक्रीशन बाहर आया है। इसको क्या बोल रहे हैं हम? ब्लीडिंग होना, है ना। ब्लड बाहर आ रहा है, ब्लीडिंग होना। ये चला है 5 दिन, 1 से 5 अगस्त तक ये प्रोसेस चली है। अच्छा, अगर हम आपके जो एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है, बड़ा ही डेंजर लगता है स्टूडेंट्स को, समझ नहीं आता है और याद तो बहुत टिपिकल, वो मैं पूरा आपको याद कराऊंगा यहाँ पे, है ना। देखो कैसे, अगर आपने, मैं रिकमेंडेशन आपको दे रहा हूँ, अगर आपने oogenesis की क्लास नहीं देखी है तो मैं इसके लिंक में आपको oogenesis का, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में oogenesis का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से oogenesis पढ़ना। अदरवाइज़ आप इस चैनल पे देखोगे तो आपको oogenesis टॉपिक मिलेगा, तो आप वहाँ से oogenesis पढ़ लेना। और आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ना। जैसे अगर आप नए ही हो, है ना, आप 12th के स्टूडेंट हो, आप तैयारी कर रहे हो नीट की, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लाइन बाय लाइन पूरे वीडियोस देखो, ताकि आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हों। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो एज जनरल नॉलेज के लिए तो आप देख ही सकते हो, लेकिन अगर आप एक सीरियस नीट के एस्पिरेंट हो, आप 12th में हो, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आप पूरे वीडियोस देखो। और ये वीडियोस अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करो ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। हाँ, तो हम इसकी बायोलॉजी पर आ रहे हैं। इसकी बायोलॉजी, अभी इसकी बॉडी में क्या हो रहा है, हम बात कर रहे हैं कि अभी ब्लीडिंग हो रही है, और ब्लीडिंग हो रही है इसका मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हुआ है तो हम इसको नाम दे रहे हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज। यहां पर हम क्या कह रहे हैं, इन 1 से 5 दिनों में क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग हो रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यूटेरस की एंडोमीट्रियम टूटकर बाहर आ रही है, ब्लड वेसल्स के साथ ब्लड बाहर आ रहा है, ये बात है। अच्छा, अब आप यहाँ पर सबको लिंक करना कि क्या मैं कह रहा हूँ और उसके पीछे रीज़न क्या है। अच्छा, एक बात आप 5 मिनट के लिए बस याद रख लो, उसका कंसेप्ट आपको अभी समझ आ जाएगा। 5 मिनट के लिए आप ये याद रख लो कि जो एंडोमीट्रियम है, उस एंडोमीट्रियम को बनाने वाला एक हार्मोन है जिसको हम कह रहे हैं एस्ट्रोजन। क्या बोल रहे हैं? एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या कर रहा है? ये एंडोमीट्रियम को बना रहा है, स्टार्ट कर रहा है बनवाना, कि चलो भाई एंडोमीट्रियम ग्रो हो, यहाँ पर टिश्यू की लाइनिंग बढ़ाओ, यहाँ पर ब्लड वेसल्स बढ़ाओ। तो ये एस्ट्रोजन है, उसको बना रहा है, लेकिन उसको फुला रहा है, बढ़ा रहा है, उसकी ग्रोथ कर रहा है और उसको बनाए रख रहा है। वो हार्मोन कौन सा है? वो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। वो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये 2 बातें सिर्फ अभी आप 2 मिनट के लिए याद रखना है बस आपको। एस्ट्रोजन तो एंडोमीट्रियम बना रहा है और प्रोजेस्टेरोन उसको बड़ा कर रहा है और बनाए रख रहा है।
चलो अब आओ स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं शुरुआत के दिनों में, अभी ब्लीडिंग हो रही है, 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग हुई है ना। अब आप याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, कौन से 2 हार्मोन का रोल था वहाँ पर, LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH और FSH इस वक्त क्या कर रहे हैं, LH और FSH इस वक्त वो बिल्कुल कम पड़े हुए थे, थोड़ा थोड़ा उनका सिक्रेशन होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपसे एक बात कह रहा था कि फीमेल की बॉडी बनी इसलिए कि उसको महान काम करना है, बच्चे को पालना है, जिसके लिए हमने एंडोमीट्रियम बनाई है। वो एंडोमीट्रियम इन 5 दिनों में टूटकर बाहर आ चुकी है। अब क्या हमें नहीं बनानी है? नहीं बनाएंगे भाई। जो पुरानी टूट के बाहर आ गई है, कोई बात नहीं, 1 महीने में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहाँ पर मोटिवेशन हम दोबारा से उस एंडोमीट्रियम को बनाएंगे। तो दोबारा से एंडोमीट्रियम बनाने के लिए यहाँ पर LH एंड FSH इनका आगे रोल आएगा। ये अभी से तैयारी कर रहे हैं, तो LH और FSH की यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मात्रा बढ़ना स्टार्ट हुई है। ये मैं कह रहा हूँ FSH है और नीचे वाला है LH। ऐसे आपको जो NCERT में ग्राफ दिया हुआ है वो आप यहाँ से समझ पाओगे। अब क्या हुआ है, थोड़ा थोड़ा LH एंड FSH बढ़ने लगा है, LH एंड FSH बढ़ने लगा है। सडनली जब ये ब्लीडिंग की फेज पूरी हो चुकी है, अच्छी खासी मात्रा में FSH बढ़ चुका है। अब क्योंकि FSH का नाम ही क्या है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इसने अभी तक फॉलिकल को स्टिमुलेट कहाँ किया है, अब करेगा। तो अगर आपको oogenesis पता है तो आपको एक बात बता दी कि हमने फॉलिकल्स कब की बनाए रखी है। हमने फॉलिकल्स तभी बना ली थी जब ये बेबी अभी माँ के गर्भ में ही थी, अभी भ्रूणावस्था में ही थी, तभी हमने सारी फॉलिकल्स बना ली थी। हाँ, और ये फॉलिकल्स कब तक चुपचाप पड़ी हुई हैं, जब तक ये प्यूबर्टी की एज नहीं आ जाती। मतलब ये 12-13 साल की मीना जब तक नहीं हुई तब तक ये फॉलिकल्स तो सिर्फ बनी पड़ी हुई हैं, और बनी पड़ी हुई होना तो छोड़ो, ये डीजनरेट हो रही हैं। तो हर ओवेरी में कितनी बनी थी ये, 60 से 80 हज़ार, है ना, 60 to 80,000 तो बनी थी। अब धीरे धीरे डीजनरेट होना चालू हो गई हैं। तो जो डीजनरेट हो रही थी 12-13 साल तक, अब बस बहुत हुआ, है ना। अब क्या हुआ, अब जैसे ही LH एंड FSH यहाँ पर बढ़ने लगेगा, है ना, और आपको वहाँ भी मैंने वही गाना सुनाया था, जैसे हुआ छोकरा जवारे, कहाँ गाया था हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में। यहाँ पर जैसे ही ये 13 साल की हुई तो हाइपोथैलेमस ने बताया हुई छोकरी जवारे। जैसे ही छोकरी जवां हुई तो हाइपोथैलेमस ने स्टिमुलेट दिया, क्या दिया, प्यूटिटरी ग्लैंड को, है ना। क्या सिक्रेट किया हाइपोथैलेमस ने, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो प्यूटिटरी ग्लैंड पर गया। प्यूटिटरी ग्लैंड ने क्या किया, LH एंड FSH का सिक्रेशन स्टार्ट कर दिया। अब वो काम यहाँ आ रहा है। जैसे ही FSH बढ़ा, FSH ने अपने नाम के अकॉर्डिंग काम किया, उसने फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया। चलो भाई फॉलिकल्स, चलो ग्रो होना स्टार्ट करो। अब यहाँ तक ये हमने 1 से 5 दिन की पिक्चर पढ़ ली है, ये 5वां दिन हो गया। अब 5वें दिन से क्या हो रहा है, 5वें दिन से जो हमारे पास फॉलिकल्स हैं वो स्टिमुलेट हो रही हैं। तो ये अगर मैं कह रहा हूँ प्राइमरी फॉलिकल, तो फिर क्या बनाएगी, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से आगे क्या बनेगा, टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल से आगे क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल। आपको याद आया सब कुछ, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल, एंड टर्शरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल। अब आपको थोड़ा सा पिछला याद करा दूं, तो ये ग्राफियन फॉलिकल से ही एग रिलीज होगा अपना, जो अपना एग है। अच्छा, एग अपना किस फॉर्म में, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में। और किस अवस्था में हमने अरेस्ट किया हुआ है इसको, हमने इसको मेटाफेज अवस्था में अरेस्ट किया हुआ है। हाँ, ये सारा डिवीज़न कर रहे थे वहीं, तो हमने मेटाफेज की कंडीशन में इसको अभी अरेस्ट किया हुआ है। और यहाँ पर ये क्या बनाई हमने, ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल से ही तो एग रिलीज़ होगा, और एग रिलीज़ होना, उस घटना को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन।
और आपको मैं पुरानी बात याद कराऊं तो जैसे ही एग ओवेरी से एग रिलीज़ होता है, जैसे मैं अगर कहूँ ये मेरी ये जो मुट्ठी है ये ओवेरी है और ये वाइट चौक जो है ये एग है, तो इस ओवेरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल से ये एग रिलीज़ हुआ तो इसको कौन पकड़ लेगा? इसको पकड़ेगा फिम्बरी। ये फिम्बरी किसकी स्ट्रक्चर है? ये फिम्बरी फैलोपियन ट्यूब की स्ट्रक्चर है। हाँ, यूटेरस में जो फैलोपियन ट्यूब है वो इसको ऐसे लेगा और अपने अंदर ले लेगा। और आपको पता है एग को हमें कहाँ पहुँचाना है? एम्पुला में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में। क्यों पहुँचाना है? क्योंकि स्पर्म वहीं तो आएगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला में। आपको याद आई पिछली क्लास? हाँ चलो, अब ये है ग्राफियन फॉलिकल। तो अब मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, जैसे ही एफएसएच ने फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया और ये प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियर से ग्राफियन बन रही थी, तो बनती हुई ये फॉलिकल, मैच्योर होती हुई फॉलिकल एक हार्मोन सिक्रीट करेंगी, जिस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या नाम है? एस्ट्रोजन हार्मोन। ये ही तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन है जो एंडोमीट्रियम को बनाना चालू करता है। यानी अब आपको बात समझ आ गई कि यहाँ तक तो एंडोमीट्रियम टूट रही थी, अब यहाँ से क्योंकि ये क्या रिलीज़ करेंगे? एस्ट्रोजन। तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन बनाऊं का ग्राफ बनाऊं तो अभी तक तो एस्ट्रोजन में कोई रोल नहीं था, पर यहाँ से एस्ट्रोजन बढ़ना चालू हो गया है। क्या मैं सही बात कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, एस्ट्रोजन बढ़ेगा तभी तो यहाँ पर एंडोमीट्रियम बनेगी। और एंडोमीट्रियम को अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पर तो एंडोमीट्रियम टूट के बाहर आ रही थी मेंस्ट्रुएशन फेज में, लेकिन यहाँ पर अब एंडोमीट्रियम थोड़ी बनना स्टार्ट हो चुकी है। क्यों बनना स्टार्ट हो चुकी है? क्योंकि हमारे पास इसको बनाने वाला हार्मोन है। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। अब यहाँ पर एंडोमीट्रियम बनना स्टार्ट हो गई है। अब क्योंकि यहाँ पर फॉलिकल्स ये काम कर रही हैं कि वो एस्ट्रोजन सिक्रेट करा रही हैं, तो इस फेज को हमने नाम दे दिया है फॉलिक्यूलर फेज। पहली फेज कौन सी थी हमारे पास? मेंस्ट्रुएशन फेज। दूसरी फेज कौन सी है हमारे पास? फॉलिक्यूलर फेज। पहली फेज हमारी 1 से 5 दिन तक चली, ये वाली फेज हमारी कितने दिन चलेगी? 5 से ये चलेगी हमारी 14वें दिन तक। 14वें दिन तक। अच्छा, पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का होता है? 28 दिन का। कितने दिन का? 28 दिन का। एक एवरेज वैल्यू है, कभी 30 दिन का भी हो सकता है ना, पर हम यहाँ पर लेके चलेंगे कि एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल टोटल कितने दिन का है? 28 दिन का। तो मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ। पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ? स्टार्टिंग में यहाँ पर ब्लीडिंग हुई है ना, एंडोमीट्रियम टूट के बाहर आ रही है। अब क्योंकि एंडोमीट्रियम टूट के बाहर आ रही है, इसका मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उस मंथ, तो महीना वहाँ से स्टार्ट हो गया। एंडोमीट्रियम टूट के बाहर आई तो हमें पता लगा कि भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब पीरियड्स आना चालू हो गए हैं, यानी लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक बात है, ब्लीडिंग बाहर आ गई है, ब्लीडिंग हो रही है ना, एंडोमीट्रियम टूट के बाहर आ रही है। हार्मोन्स में क्या हो रहा है? हार्मोन्स में एफएसएच बढ़ रहा है, एलएच बढ़ रहा है। एफएसएच ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसका काम ही है क्योंकि फॉलिकल को स्टिमुलेट कराना, तो फॉलिकल्स स्टिमुलेट हो रही हैं। स्टिमुलेट होती हुई फॉलिकल्स यहाँ पर एस्ट्रोजन सिक्रेट करा रही हैं। एस्ट्रोजन का काम है एंडोमीट्रियम बनाना, तो एंडोमीट्रियम बना रही है। अब एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात सुनो, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास फॉलिकल्स वैसे ही कम बची हुई थी, 60 से 80 हज़ार तो जन्म तक थी, और वो धीरे धीरे डिजनरेट हुई 12-13 साल तक, तो वो और संख्या में कम रह गई। अगर मान लो सारी फॉलिकल्स एक साथ हम यहाँ पर क्या करा दें, हाँ स्टिमुलेट करा दें, तो 1 महीने में इतनी सारी करा देंगे तो 2-5 साल में तो सारी ख़त्म हो जाएंगी यार। तो ऐसे तो ये बेचारी 25-30 साल के बाद तो बच्चा ही बेबी को जन्म नहीं दे सकती है ना, इसमें मीनोपॉज 25-30 साल में ही आ जाएगा, लेकिन हमें तो नहीं करना ये काम। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसने
खुद बढ़ते हुए एस्ट्रोजन हार्मोन ने हाइपोथैलेमस को एक नेगेटिव फीडबैक दिया, है ना। यहाँ पर समझा देता हूँ मैं। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये जा रहा है किसमें, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस को एक नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। क्या कह रहा है ये कि देखो जो तुम काम कर रहे थे ना एफएसएच रिलीज कराने का, उसको मत कराओ, उसको बंद कर दो। ये एफएसएच हमें नुकसान दे रहा है, ये एफएसएच यहाँ पर फॉलिकल को स्टिमुलेट करा रहा है। तो हाइपोथैलेमस भी इस बात को सोच रहा है यार उस एफएसएच की वजह से तो फॉलिकल स्टिमुलेट हुई हैं और तू खुद उनकी वजह से बना है, तो तू मतलब ये बात कह रहा है कि अपने ही फादर को मार दो। जैसा हम इतिहास में पढ़ते हैं ना, गद्दी पाने के लिए पुत्र ही अपने पिता का हत्या कर देता है और गद्दी पर बैठ जाता है, जिसको कहते हैं पितृहंता। तो यहाँ पर वो एस्ट्रोजन है ही, एस्ट्रोजन जिससे बना है, जिससे सीक्रेट हुआ है, उसी को बनने के लिए मना कर रहा है। तो ये हाइपोथैलेमस से कह रहा है भाई नेगेटिव फीडबैक, नहीं 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 एस्ट्रोजन को कम कर दो। तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, यहाँ पर एलएच एंड एफएसएच का सिक्रेशन कम कर दिया, क्योंकि अब भाई आ ही गया था। तो एलएच एंड एफएसएच यहाँ पर कम हो रहे हैं, तो ठीक है कम करो एलएच एंड एफएसएच को। ये एलएच एंड एफएसएच कम होना स्टार्ट हो गया, ये कम होना स्टार्ट हो, ये कम होना स्टार्ट हो। ये वाइट वाली चौक से तो मैं एलएच एफएसएच बना रहा हूँ और ये येलो वाली चौक से मैंने क्या बनाया है, एस्ट्रोजन। ठीक बात है। अब ये घटना चली है 12-13 दिन तक, यानी 12-13 दिन का मतलब ये 5वें दिन से अपन कैलकुलेट करें तो 12वें और 13वें दिन तक तो ये सब कुछ हो रहा है कि एस्ट्रोजन बन रहा है। और एस्ट्रोजन बनने के बाद जब पीक पे जा रहा है तो ये अपना नेगेटिव फीडबैक भी दे रहा है। नेगेटिव फीडबैक देकर कह रहा है कि एल एच एफ एस एच कम करवाओ भाई। तो एल एच एफ एस एच कम हो रहा है। ये जो बड़ा हुआ एल एच एफ एस एच था ये अब यहाँ से कम होना स्टार्ट हो गया। सॉरी मैं इसको कम होना दिखा देता हूँ, ऐसे कम होना स्टार्ट। लेकिन सडनली क्या हुआ, जैसे ही 14वां दिन आया, जैसे ही हम बीच में पहुंचे 14वां दिन आया, सडनली इस एस्ट्रोजन का हृदय परिवर्तित हो गया। जैसे आपको पता हो कि हमारे एक हिस्ट्री में एक एम्परर हुए, एक राजा हुए अशोक। अशोक ने क्या किया था, अशोक ने एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा। उस वक्त का इतना बड़ा युद्ध, लाखों लोग उसमें मारे गए। और जब जनसंख्या इतनी थी ही नहीं, तब लाखों लोग का मारे जाना, एक कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा। और जब उसने युद्ध क्षेत्र में जाकर देखा तो कहीं हाथ कटे पड़े, कहीं पैर कटे पड़े, कहीं गर्दन कटी पड़ी, है ना, चारों तरफ लाशें ही लाशें। तो अशोक का देखकर ये हृदय परिवर्तित हो गया, है ना, उसके अंदर चेंजेस आ गए कि यार ये सब गलत किया मैंने। तो अशोक ने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और वो क्या बन गया, एक बौद्ध भिक्षु बन गया, है ना, एक मॉन्क बन गया ना, बौद्ध मॉन्क बन गया। श्रीलंका चला गया। आप देखोगे श्रीलंका में जितने पुराने टेम्पल्स हैं सब अशोक के टाइम के हैं, उसने बनवाए। वो वहाँ पर उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो अशोक का अंदर अचानक ये हृदय परिवर्तन हुआ। ऐसा ही कुछ अशोक कौन है अपने यहाँ पे, ये एस्ट्रोजन हार्मोन। सडनली एस्ट्रोजन को रियलाइज़ हुआ कि यार मैं जिसकी वजह से बन रहा था, जिसकी वजह से मैंने एंडोमीट्रियम बनाई, मैंने उसी को कम करा दिया। देखो मैं तो कहाँ पहुँच गया, ये बेचारा कहाँ कम से कम होता जा रहा है। तो सडनली इसने पश्चाताप किया। इस एस्ट्रोजन ने अचानक से 14वें दिन एक पॉजिटिव फीडबैक दिया। अभी तक तो ये क्या कर रहा था, नेगेटिव फीडबैक दे रहा था। लेकिन यहाँ पर इस ही एस्ट्रोजन ने 14वें दिन हाइपोथैलेमस को अचानक एक पॉजिटिव फीडबैक दिया कि मैं अपनी गलती का पश्चाताप करता हूँ, जितनी जान हो ना उतना बढ़ा दो इस एल एच एंड एफ एस एच को। मैं आज तक के किए गए दुष्कर्मों का पश्चाताप करना चाहता हूँ, पुण्य कमाना चाहता हूँ। हाइपोथैलेमस ने कहा वेरी गुड, अभी लो, हम तो ये काम कब से कर रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस ने इस एल एच को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाया एंड एफ एस एच को भी बढ़ाया, पर एल एच को कुछ ज़्यादा ही प्यार था इस। देखो अब मैं ये पिंक से आपको एल एच बढ़ा के दिखा रहा हूँ।
ये LH गया, और इसी पिंक से चलो FSH बना देता हूँ, ये FSH गया। सडनली LH एंड FSH पीक पर बहुत तेज बढ़े। इसी घटना को NCERT में कहा है LH सर्ज, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई हो जैसे तो LH की, है ना, एकदम LH गया बहुत ज़्यादा। अब क्योंकि आपको पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो कुछ ना कुछ तो घटना होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही 14वें दिन LH पीक पर गया, वैसे ही आ जाओ इस पर, क्या थी ये, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या था, एग हमारा सेकेंडरी oocyte। यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल फटी और 14वें दिन एग बाहर निकल गया, जिसको हमने क्या कहा, इस घटना को ओवुलेशन। इस घटना को हमने क्या कहा, ओवुलेशन, यानी एग का बाहर आ जाना। अब आपसे अगर कोई पूछे कि ओवुलेशन कब हुआ, तो आप कहोगे 14वें दिन। किस वजह से हुआ, LH सर्ज की वजह से। LH सर्ज क्यों हुआ, एस्ट्रोजन ने पॉजिटिव फीडबैक दिया हाइपोथैलेमस को, इस वजह से LH सर्ज हुआ। तो यहाँ पर एकदम LH बहुत ज़्यादा हो गया, FSH बढ़ गया, तो ये सर्ज जो हुआ उससे ओवुलेशन हो गया, ग्राफियन फॉलिकल फटी, एग बाहर आ गया। अब आपको पता ही है एग को कौन ले लेगा, फिमरी ले लेगी, फैलोपियन ट्यूब यूटेरस के पास आ गया है अब एग, है ना। लेकिन यहाँ क्या हुआ, सोचो कितनी गंभीर घटना है कि ये जो फॉलिकल थी, इस एग को कब से कैरी करके रखी थी अपने अंदर, जबकि ये अभी तो छोटी बच्ची थी, माँ के गर्भ में थी। ये मीना अपनी मीना माँ के गर्भ में ही थी, और तभी इसने क्या स्टार्ट कर दिया था, oogenesis, और ये एग इस फॉलिकल के अंदर तब से था। तो इनका रिलेशनशिप कितना पुराना था, 13 साल का रिलेशनशिप, और सडनली एक हार्मोन क्या बड़ा है, ये इसको छोड़कर चली गई। तो कितनी दुखद घटना है, रिलेशनशिप तोड़ दिया, 13 साल पुराना रिलेशनशिप एक मुश्किल कंडीशन में। इस बात को ये ग्राफियन फॉलिकल बर्दाश्त नहीं कर सका। तो यहाँ पर अब ये क्या, एकदम जैसे ही इसका ब्रेकअप हुआ तो इसने एक ही गाना गाया, तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। और लुटते ही, क्योंकि एक तो छोड़कर चला गया, ये ब्रेकअप हुआ कबीर सिंह यहाँ पर, क्योंकि लुट गया। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम है, कॉर्पस ल्यूटियम। अच्छा, लुटने से कॉर्पस ल्यूटियम याद रह जाएगा आपको। ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो चुकी है, कॉर्पस ल्यूटियम में। अब क्योंकि हमने इसको कबीर सिंह कह ही दिया है, तो कबीर सिंह का मतलब फुल नशे में, और फुल नशे में इसे कुछ खबर नहीं है, सिर्फ एक काम करना है इसको, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन। और मैंने आपको कहा था कि आपको क्या याद रखना है, प्रोजेस्टेरोन। ये कौन सा हार्मोन है, यही तो है प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या काम करेगा, एंडोमीट्रियम को बढ़ाएगा और उसको बनाए रखेगा। तो अगर हम अभी तक जो एंडोमीट्रियम देख रहे थे बढ़ती हुई, सडनली बहुत बढ़िया बढ़ने लग जाएगी, बहुत अच्छी, इसमें ब्लड सप्लाई बहुत बढ़िया। ये एंडोमीट्रियम को किसने बनाया, इस प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट किसने किया, इस कॉर्पस ल्यूटियम ने। क्या आपको बात समझ आ गई, हाँ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्या हुआ, ब्लीडिंग हुई 1 से 5 दिन तक, FSH बढ़ रहा है, FSH ने क्या किया, फॉलिकल को स्टिमुलेट किया। फॉलिकल जब स्टिमुलेट हुई तो उसने क्या किया, एस्ट्रोजन को सिक्रेट किया। एस्ट्रोजन सिक्रेट करने के बाद एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, तो FSH LH कम हो रहे हैं। फिर सडनली उसका हृदय परिवर्तन हुआ तो एक LH सर्ज आया, उसने पॉजिटिव फीडबैक दिया और LH सर्ज आया, LH एकदम बढ़ गया, तो क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बनी, लुट गई ग्राफियन फॉलिकल, ओवुलेशन हो गया। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनी, ये लुटी हुई कॉर्पस ल्यूटियम धड़ाधड़ क्या सिक्रेट करेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और जैसा कि हम जानते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही को तो हमने कहा है क्या, अरे प्रेगनेंसी हार्मोन। मतलब ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये एंडोमीट्रियम को बनाए रखेगा,
उसको बढ़ाएगा, फैलाएगा, फुलाएगा, चलता रहेगा। अब क्योंकि आप जानते हो पिक्चर में जो, मूवी में जो दिखाई गई घटनाएं वो वास्तविक होती हैं क्या? नहीं। यहाँ पर तो क्या हुआ था, इस कबीर सिंह ने 2-5 साल जम के शराब पी, जम के, अच्छा ये डॉक्टर वाले काम पूरे कर रहा है, नशे में ऑपरेशन भी कर रहा था, आपको याद है ना? हाँ, लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है? नहीं। इतनी शराब पीने के बाद इंसान का मरना तय है भाई। यहाँ पर दोबारा प्रीति नहीं मिलेगी, यहाँ पर एक कॉर्पस ल्यूटियम अब जाएगी। तो कॉर्पस ल्यूटियम अब धीरे धीरे डीजनरेट होना चालू होगी। और इसकी एज कितनी है? कॉर्पस ल्यूटियम 14 दिन तक जिंदा रहती है। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये 14 दिन तक ही जिंदा रहती है। तो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लगेगी और 14 दिन बाद मर जाएगी, यानी अभी तो हम 14 दिन पे थे, अब यहाँ तक 28वां दिन जब तक आने लगेगा, यहाँ पर 28वें दिन इसकी डेथ, ये जो हमारी कॉर्पस ल्यूटियम थी, ये जो कबीर सिंह था, वो अब दुनिया में नहीं रहा, वो डीजनरेट हो चुका है, वो मर चुका है। तो क्या हुआ? तो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम ख़त्म, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट कर रही थी? प्रोजेस्टेरोन। तो कॉर्पस ल्यूटियम गया तो प्रोजेस्टेरोन भी गया। अगर मैं प्रोजेस्टेरोन बनाऊं, किससे बनाऊं? चलो अपना डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं, है ना, दिस वन। तो अगर मैं कह रहा हूं प्रोजेस्टेरोन, अभी तक तो कोई रोल नहीं है प्रोजेस्टेरोन का, यहां से प्रोजेस्टेरोन बनना चल लगा, बड़ा बड़ा बड़ा, घटा 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 घटा। ये क्या है? ये है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जैसे ही खत्म, तो एंडोमीट्रियम को बनाए कौन रख रहा था? प्रोजेस्टेरोन। तो एंडोमीट्रियम भी खत्म। तो हम कह रहे हैं 28वें दिन तक प्रोजेस्टेरोन खत्म, अब एंडोमीट्रियम बचेगी क्या? नहीं बचेगी। एंडोमीट्रियम का टूटना वही तो है ब्लीडिंग। तो वापस से पहला दिन स्टार्ट, वापस से साइकिल शुरू, वापस से ब्लीडिंग स्टार्ट। यही तो 28 दिन चल रहा है, वापस से ब्लीडिंग स्टार्ट, तो वापस से साइकिल शुरू। फिर क्या हुआ? 14 दिन तक, 14वें दिन ओवुलेशन हुआ। फिर अगर स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो चलो दोबारा। यानी इस घटना को ऐसे देखें हम, एक फीमेल की बॉडी में स्पर्म का इंतजार हो रहा है ना। ये 14वें दिन एग रिलीज हुआ कि भाई आ जाए, कोई स्पर्म आ जाए। अगर ये स्पर्म आकर इसको फर्टिलाइज कर देगा तो फिर क्या होगा? फिर इस एंडोमीट्रियम को बनाए रखेंगे हम, फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम को दोबारा पैचअप कराएंगे, दोबारा से ये खिल उठेगा कबीर सिंह, दोबारा कॉर्पस ल्यूटियम को फिर मतलब मेंटेन रखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर स्पर्म नहीं आया तो ये सारी तैयारियाँ बेकार हैं, फिर ये सारी तैयारियाँ उजड़ जाएंगी, ये कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाएगी। ये अगले मंथ के लिए फिर इंतज़ार चलेगा कि दोबारा एंडोमीट्रियम बनाएंगे, दोबारा स्पर्म आएगा। अगर स्पर्म आ गया तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया ओवुलेशन के बाद, तो इसको बनाए रखेंगे। अगर स्पर्म नहीं आया तो वापस से तोड़ दो। यानी ये बात इंडिकेशन देता है, पीरियड्स का आना इंडिकेशन देता है कि फीमेल अभी प्रेग्नेंट नहीं है। जैसे ही फीमेल का पीरियड्स आना बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल रुक जाता है, इसका क्या मतलब है? कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तभी तो रुका है ये, तभी तो ब्लड नहीं आ रहा है। अब वहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होगा। इसीलिए जब बेबी का डेवलपमेंट होता है तब पूरे 9-10 महीने मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप होता है, पीरियड्स नहीं आते हैं। क्या आपको बात समझ आई? ये पूरा चैप्टर जो हमने स्टार्टिंग टू एंड पढ़ा है, ये आपको क्लियर हुआ है? हाँ, अगर आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया है, कंसेप्ट समझ आ गया है, अच्छे से लर्न हो गया है, तो लाइक करो वीडियो और कमेंट करो अच्छे अच्छे यार, और शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, है ना। और इससे रिलेटेड और जो इन्फॉर्मेशन होगी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन भी पढ़ेंगे, है ना। ऐसे करके हम ये पूरी यूनिट कवर कर जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं।